KGB में पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कलिंग। कलिंग करने के तरीके और क्यों कलिंग की जाती है, पशुओं की छटनी क्यों की जाती है, उसके बारे में अपन ने देखा था पिछली क्लास में कि जो निष्कासन होता है, पशुओं का निष्कासन क्यों किया जाता है, किस वजह से किया जाता है। और एक पशुशाला के अंदर पशुओं को बैलेंस रखने के लिए, या अपन कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति को या उत्पादन को, पशुओं के उत्पादन को बैलेंस रखने के लिए कलिंग आवश्यक होती है। जो अवांछित जो पशु होते हैं, अवांछित पशु होते हैं, जो अपने लिए उत्पादन नहीं कर रहे, अपने लिए कोई कार्य नहीं कर रहे, अपने लिए बेकार होते हैं, वो अवांछित पशुओं को बोला जाता है। जो अपने लिए किसी काम के नहीं होते, अपने लिए उत्पादन नहीं कर रहे, तो ऐसे पशु को क्या होता है, पशुशाला से निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। उनको या तो बेच दिया जाता है या कुछ और उनको दूसरे काम में लगा लिया जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, कलिंग कहा जाता है। कलिंग की प्रोसेस जो होती है वो उम्र के आधार पर की जाती है कि जो पशु ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, वो उनके क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उनमें उत्पादन कम होता जाता है, और जितना वो खाते हैं उससे उत्पादन कम करते हैं। सही है। जैसे जैसे पशु बूढ़ा होता जाएगा, उम्र में ज़्यादा होता जाएगा, उसके बाद में उसका उत्पादन कम होता जाएगा, तो उस वजह से भी पशु की कलिंग की जाती है। उत्पादन को देख के कि पशु जो होता है, मान लो ज़्यादा उम्र का पशु नहीं है, लेकिन फिर भी वो उत्पादन कम दे रहा है, चारा ज़्यादा खा रहा है, उसके जो लागत है, चारे की लागत है, उसके लिए जो बाटा कंसंट्रेट जो लागत है वो ज़्यादा है, लेकिन उतनी मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, जितना वो खा रहा है उतना दूध उत्पादन वो नहीं कर पा रहा है। सही है। तो उसकी वजह से भी उसको उसे पशुशाला से बाहर निकालना या निष्कासित करना आवश्यक होता है। अपन कलिंग जो करते हैं वो अपने फायदे के लिए करते हैं, उसमें उत्पादन के लिए करते हैं। अपन कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक जो स्टेज होती है, स्थिति होती है, उसको बैलेंस रखने के लिए, उसको संतुलित रखने के लिए कलिंग की प्रोसेस की जाती है। सही है। इसके बाद में आता है रोग। अगर किसी पशु को ऐसा रोग लग जाए जो लंबे समय तक चलता हो, सही है, जैसे कि कई रोग होते हैं, ब्रुसेलोसिस हो गया। ब्रुसेलोसिस होने के बाद में जो पशु होता है उसमें अनस्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है, मतलब उसमें स्ट्रेस जो स्टेज होती है वो नहीं आ पाती है। ब्रुसेलोसिस जैसे हो गया, टीबी हो गया। टीबी जो रोग जो होता है उसमें वो लंबे समय तक चलने वाला डिजीज है, उससे क्या होता है, पशु का उत्पादन कम हो जाता है। इस वजह से ये पशु को कलिंग करना आवश्यक होता है। इसके अलावा कैंसर हो गया, या अपन कह सकते हैं एक्यूट मेस्टाइटिस जिसको बोल सकते हैं, गंभीर थनैले की जो कंडीशन होती है उसमें भी अपन पशु की कलिंग कर देते हैं। पायोमेट्रा हो गया। सही है, ये सारे हो गए। इसके अलावा प्रजनन संबंधी परेशानियां, जैसे कि टाइम पर हीट में नहीं आना, टाइम पर वो जो सीमन हीट में नहीं आ पाना, टाइम के अंदर स्ट्रेस टाइम के अंदर उसमें नहीं आ पाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी उसकी कलिंग आवश्यक हो जाती है। कमज़ोर पशु होते हैं, कमज़ोर प्राणी जो होते हैं उनको भी निष्कासित करना आवश्यक होता है, क्योंकि उनमें मिल्क प्रोडक्शन कम होगा। जो पशु कम खाएगा, जाहिर सी बात है, कम प्रोडक्शन करेगा, और जो पशु कमज़ोर होगा वो भी कम प्रोडक्शन करेगा। उस वजह से भी पशुओं की कलिंग या निष्कासन आवश्यक होता है। एक होती है अकाल की स्थिति के अंदर। अकाल जैसे कि अगर चारे की कमी है, सूखे चारे की कमी है, या अपन कह सकते हैं हरे चारे की कमी है, तो ज़्यादा पशु होते हैं, तो उस वजह से उनमें क्या होता है, जो चारा होता है वो पशु के अंदर नहीं आ पाता। सारे चारा जो होता है वो एक पशु को कम आ पाता है, जिससे कि क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन भी कम होता है। तो इस वजह से अकाल की स्थिति के अंदर भी उनको बाहर निकाला जा सकता है, या निष्कासित किए जा सकते हैं। ये अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था। नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, पशु प्रदर्शन सुधार की तकनीक। पशु प्रदर्शन सुधार की तकनीक। पशु प्रदर्शन सुधार की तकनीक। अब पशु प्रदर्शन सुधार की तकनीक ये क्या होती है, इधर देखो। पशु प्रदर्शन सुधार का मतलब होता है कि पशु के प्रोडक्शन में सुधार करना, उसके जो बाह्य आकारिकी है, उसके लक्षणात्मक प्रारूप जो होते हैं, जो बाहर से देखने पर जो लक्षण होते हैं, या अपन कह सकते हैं जीन प्रारूप, जो अपन को बाहर से दिखाई नहीं देते, ऐसे लक्षण जो अपन को बाहर से दिखाई नहीं देते। देखिए जैसे कि दुग्ध उत्पादन करना, सही है, ऐसे कई लक्षण होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते, उनको क्या बोला जाता है, उनको जीन प्रारूप लक्षण बोला जाता है। और ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं उन लक्षणों को बोला जाता है लक्षण प्रारूप लक्षण। सही है, जो बाहर से देखने पर पता किए जा सकते हैं उनको बोला जाता है लक्षण प्रारूप, और जो बाहर से देखने पर पता नहीं किए जा सकते उनको बोला जाता है जीन प्रारूप। तो उसके प्रदर्शन के अंदर, यानी कि उसके जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में परिवर्तन करने की जो तकनीकें जो होती है
उसको बोला जाता है पशु प्रदर्शन सुधार तकनीक। पशु प्रदर्शन सुधार तकनीक। अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बहुत सी नस्लें पाई जाती है। पशुधन की बहुत सारी नस्लें ऐसी पाई जाती है जो लंबे समय की अवधि में, लंबे समय से ये परिवर्तन चलता आ रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर कई नागौरी नस्ल, थार पारकर या राठी, ये कई प्रकार की नस्लें हैं जो अपने राजस्थान के अंदर पाई जाती है। इनके अंदर पीढ़ी टू पीढ़ी जैसे कि बहुत समय पहले से इनके अंदर सुधार चलता आ रहा है। सही है। तो ये क्या होती है, देसी नस्लें होती है। इनके ज़रूरत के आधार पर इनको क्या किया जाता है, इनको मॉडिफाई किया जाता है। पशुओं को जैसे कि अपन बात करते हैं कि देसी गाय जो होती है राजस्थान के अंदर, देसी गाय या अपन देसी गाय की बात करें, राजस्थान में हर जगह पाई जाती है देसी गाय। हरियाणा, गुजरात, बहुत सी जगह इनका उत्पादन किया जाता है देसी गायों का। लेकिन देसी गाय जो होती है उनकी बात करते तो उनमें क्या होता है, उत्पादन कम होता है। देसी गायों में क्या होता है, उत्पादन कम होता है। देसी गायों में उत्पादन कम होता है और इस उत्पादन कम होने की वजह से एक तो इसमें ये नेगेटिव पॉइंट होता है कि जो देसी गाय जो होती है उनमें उत्पादन कम होता है। लेकिन इनका एक फायदा भी होता है कि ये जो देसी गायें जो होती है वो रोग प्रतिरोधी अधिक होती है, अधिक रोग प्रतिरोधी होती है, अधिक रोग प्रतिरोधी होती है। तुलना अपन किससे कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं विदेशी गायों से। किससे अपन तुलना कर रहे हैं, इनकी विदेशी गायों से। तो विदेशी गायों की तुलना में जो देसी गाय होती है वो उत्पादन कम देती है, जाहिर सी बात है, सबको पता है। होलिस्टन फिशर जो होती है वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। होलिस्टन फिशर है वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। लेकिन वो एक क्या है, विदेशी गाय जो होती है वो मिल्क प्रोडक्शन या अपन कह सकते हैं उत्पादन में ज़्यादा होती है। किससे, देसी गायों से। होलिस्टन फिशर की बात करते हैं, एचएफ गाय, ये एक विदेशी नस्ल की गाय है, विदेशी नस्ल है। लेकिन ये इसका उत्पादन जो होता है, दूध उत्पादन, वो सबसे ज़्यादा है। दूध उत्पादन जो होता है वो सबसे ज़्यादा है किसका, एचएफ का। इसकी तुलना में अगर अपन बात करें देसी गायों की, तो देसी गायें जो होती है दूध उत्पादन कम देती है। होलिस्टन फिशर का रिकॉर्ड है इसका 35 से 40 लीटर मिनिमम जो होता है, या अपन कह सकते हैं नॉर्मल जो एचएफ होती है वो 35 से 40 लीटर तक दूध दे सकती है प्रतिदिन। 35 से 40 लीटर तक दूध दे सकती है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं देसी गायों की, तो देसी गायों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती। वो मैक्सिमम अपन बात कर सकते हैं 15 से 20 लीटर, 15 से 20 लीटर मैक्सिमम इतना ही दूध देती है। इस वजह से इसके अलावा देसी गायों का एक फायदा होता है कि ये अपन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में रहने के प्रति ये अधिक रोग प्रतिरोधी होती है। किससे, विदेशी गायें ज़्यादा बीमार होती है लेकिन अपनी जो देसी गायें होती है वो कम बीमार होती है। इसके अलावा और भी इनमें कई लक्षण हैं। देखो, अधिक गर्मी को सहन कर सकती है, अधिक गर्मी को सहन कर सकती है। अधिक गर्मी को सहन कर सकती है, बल्कि जो विदेशी गाय होती है वो अधिक गर्मी सहन नहीं कर सकती, ये अधिक गर्मी सहन कर सकती है। इसके अलावा अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे अधिक उत्पादन पाने के लिए, अधिक उत्पादन पाने के लिए जो पशुपालक जो होते हैं, कौन पशुपालक, पशुपालकों की मैं बात करूं जो पशुओं को पालते हैं, पशुपालक ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए, ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए विदेशी गायों का ज़्यादा सहारा ले रहे हैं, विदेशी गायों को ज़्यादा पाल रहे हैं। जैसे कि जर्सी गाय हो गया, होलिस्टन फिशर हो गया। आजकल तो राजस्थान के अंदर जो होलिस्टन फिशर गाय होती है, एचएफ गाय, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन दे रही है। सही है। तो उत्पादन उनका ज़्यादा होता है, तो उस अधिक उत्पादन लेने के लिए जो पशुपालक जो होते हैं वो विदेशी गायों के बजाय विदेशी गायों का सहारा ज़्यादा ले रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से देसी गायें जो होती है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। देसी गायें जो होती है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। देसी गायें धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। तो इस विलुप्ति को रोकना आवश्यक होता है, क्योंकि जो विदेशी गायें होती है वो अपने देश के अंदर रहने की कैपेसिटी उनकी कम होती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। सही है। अधिक दूध को अधिक गर्मी को सहन करने की क्षमता देसी गायों के अंदर होती है। इसके अलावा अकाल के अंदर भी ये रहने का इनका तरीका होता है, अकाल के अंदर भी, यानी कि कम भोजन में भी ये अपना काम चला सकती है। देसी गायें कम भोजन के अंदर भी अपना काम चला सकती है। लेकिन विदेशी गाय जो होती है उनको तो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है, तो जाहिर सी बात है उनको भोजन भी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चारा चाहिए उनको, ज़्यादा कंसंट्रेट उनको चाहिए।
सही है। तो ये कई लक्षण जो होते हैं जो देसी गायों के अंदर पाए जाते हैं लेकिन विदेशी गायों में नहीं पाए जाते। और आजकल उत्पादन जो होता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए जो पशुपालक किसान जो होते हैं वो देसी गायों की बजाय विदेशी गायों को ज़्यादा काम में ले रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, जिस वजह से देसी गायें विलुप्ति होती जा रही है। इसके अलावा देसी गायों को बचा के रखना आवश्यक होता है, क्योंकि जो अकाल पड़ता है या अधिक गर्मी पड़ती है तो उस समय विदेशी गायें जो होती है वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन जो देसी गाय होती है वही केवल उस जगह पे सर्वाइव कर सकती है। सही है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन में तात्कालिक वृद्धि होने के कारण, मतलब दुग्ध उत्पादन अधिक देने की वजह से जो पशुपालक होते हैं वो विदेशी गायों पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं, विदेशी गायों पर ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं। इस वजह से भी क्या हो रहा है, देसी गायें होती है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो इनका संरक्षण आवश्यक होता है। अब यहाँ पे अपन कुछ टॉपिक देखेंगे, ऐसे टॉपिक है कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस वजह से, या कौन से ऐसे कारण हैं जिस वजह से देसी गाय जो होती है वो अपने देश से विलुप्त होती जा रही है। ऐसे कौन से कारण हैं उनके बारे में देखना होगा। देसी नस्लों के आनुवंशिक ह्रास के कारण देखेंगे अपन। गोवंश की देसी नस्लों की आनुवंशिक ह्रास के कारण, यानी कि कौन से कारण हैं जिसकी वजह से देसी गायें जो होती है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अपन कह सकते हैं देसी गाय की जो आनुवंशिकता है, देसी गायों की जो आनुवंशिकता है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। इसमें पहला कारण है विदेशी नस्लों पर अधिक जोर देना। विदेशी नस्लों पर अधिक जोर देना। विदेशी नस्लों पर अधिक जोर देना। अभी मैंने बताया अधिक उत्पादन पाने के लिए, अधिक उत्पादन पाने के लिए क्या किया जाता है, विदेशी गायों को ज़्यादा पाला जाता है। राजस्थान के अंदर या अपन पूरे भारत की बात करें तो ज़्यादा अधिक उत्पादन पाने के लिए, अधिक दूध उत्पादन पाने के लिए देसी गायों के बजाय विदेशी गायों को ज़्यादा पाला जा रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे देसी नस्ल की जो गायें हैं वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। इसका एक ये भी कारण है। इसके अलावा विदेशी नस्लों के गुण देसी नस्लों में समावेश से भी अधिक इसका नुकसान हो रहा है। समावेश का मतलब क्या है, देखो विदेशी गायों का देसी गायों में समावेश, देखो समावेश का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं देसी नस्ल की गाय। जब ये हीट में आती है, जब ये हीट के अंदर आती है तो इसमें अपन लगाते हैं एआई करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एआई करवाते हैं। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे ये एआई का जो अपन ये सीमन लगवाते हैं, किसका लगवाते हैं? ये विदेशी गायों का सीमन लगवाते हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए विदेशी गायों का सीमन लगवाते हैं। क्या लगाते हैं? विदेशी गायों का सीमन लगाते हैं। जैसे कि आपने कहीं देखा होगा, कहीं गांव में जिनके पे अगर गाय भैंस होती है तो उनमें आपने देखा होगा कहीं भी अगर देसी गाय है और वहाँ पे अगर वो हीट में है तो वहाँ पे जो भी पशु चिकित्सक या कोई भी आता है तो उससे आप क्या बोलते हो, इसको या तो एचएफ का सीमन लगाओ या गिर का लगाओ या जर्सी का लगाओ। सही है। ज़्यादातर ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो सीमन लगाओ वो किसका लगाओ? एचएफ का, होलिस्टन फिशर गाय का सीमन लगवाओ, टीका लगवाओ। सही है।
इस वजह से क्या होता है, अपन पहले गाय तो क्या है, देसी नस्ल की गाय है, टीका अपन लगवा रहे हैं या अपन सीमन लगवा रहे हैं विदेशी गाय का, सही है। तो इसका जो संतति जो प्राप्त होगी, संतति जो प्राप्त होगी यहाँ पे देसी नस्ल की गाय और विदेशी नस्ल के सांड की वजह से, सांड का जो सीमन लगवाया जाता है नर का, उससे जो संतति प्राप्त होती है, वो संतति प्राप्त होती है, उसमें 50% गुण किसके होते हैं, 50% इसके आते हैं और 50% इसके आते हैं, सही है। पहले कितने थे, पहले 100% इसी के थे। अगर अपन इसका देसी नस्ल की गाय का अगर क्रॉस अपन किससे करवाते हैं, देसी नस्ल के नर से, देसी नस्ल के नर गाय से या सांड से, अपन देसी नस्ल का सांड होना चाहिए, उससे अगर अपने यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे 100% जो था, यहाँ पर 100% जो लक्षण थे वो देसी गाय के लक्षण थे, सही है। लेकिन अपन ने क्या किया, यहाँ पे देसी नस्ल की जो सीमन है, देसी नस्ल का क्रॉस किससे करवाया, विदेशी नस्ल के सांड से अपन ने क्रॉस करवाया, तो आधा इसका रह गया, सही है, आधा इसका रह गया। अब यहाँ पे 50% है किसका, देसी गाय का जो लक्षण है उसमें 50% है। अब वापस से अगर ये मान लो मादा है, यहाँ पे ये संतति क्या है, मादा, ये दोबारा अगर हीट में आती है तो वापस से अपन किसका सीमन लगवाएंगे, HF का लगवाएंगे, सही है। ये मादा है, फिर से HF गाय का नर का सीमन लगवाएंगे और फिर यहाँ पे जो संतति प्राप्त होगी उसमें, उसके अंदर इसकी 50% देसी नस्ल था, 50%। अब देसी लक्षण कितने हो गए इसमें हो गए 25% और विदेशी लक्षण कितना हो गया इसमें 75%। विदेशी लक्षण कितना हो गया इसमें 75%। तो धीरे धीरे जाहिर सी बात है, पहले यहाँ पे 100% था, यहाँ पे 50% आया और यहाँ पे 25%। देसी जो नस्ल की गाय का जो लक्षण है वो यहाँ पे 100% था, यहाँ पे 50% हुआ, यहाँ पे 25% हो गया। आगे अपन ऐसे ही क्रॉस करवाते जाएंगे तो आगे 12.5% हो गया, 6.25% हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो विदेशी गायें जो होती है उनका समावेश देसी गायों के अंदर होता जा रहा है, इसको बोला जाता है समावेश, यानी कि विदेशी जो गायें होती है उनके लक्षणों का देसी गायों के अंदर समावेश करना। इस वजह से भी क्या होता है, धीरे धीरे जो देसी गायें होती है, देसी गायों के आनुवंशिक पदार्थ होता है वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इसके अलावा कृषि में बदलाव, दूसरा लक्षण क्या हो गया इसका, कृषि में बदलाव करना। अगला लक्षण हो गया कृषि में बदलाव। पुराने जमाने में, आज से लगभग 50 साल पहले की बात करते हैं, उस समय क्या होता था, उस समय जब खेती करते थे किसान लोग, खेती करते थे तो उस समय हल जोतने के लिए, या अपन कह सकते हैं खेत जोतने के लिए देसी गायों के जो सांड थे, देसी नस्ल के सांड, उनको काम में लिया जाता था, सही है। पहले खेती के अंदर खेत जोतने के लिए देसी नस्ल के जो सांड थे उनको काम में लिया जाता है, देसी नस्ल के बैलों को काम में लिया जाता था, देसी नस्ल के बैल काम में लिए जाते थे। उस समय देसी नस्ल के जो बैल थे वो बाहर वहन करने में मतलब ज़्यादा सक्षम थे, किसके बजाय, विदेशी नस्लों के बजाय। एक तरफ आप विदेशी नस्ल का कोई बैल है उसको खड़ा कर दो, एक तरफ देसी नस्ल का खड़ा कर दो, उनमें ताकत की अगर बात करें तो देसी नस्ल का जो बैल है उसमें आपको ज़्यादा ताकत मिलेगी, देसी नस्ल का जो बैल है उसमें ज़्यादा ताकत मिलेगी आपको। तो इस वजह से पहले के ज़माने में देसी नस्ल का जो बैल थे उनको काम में लिया जाता था खेत जोतने के लिए, उनको खेत जोतने के लिए काम में लिया जाता था। इस वजह से भी क्या होता था, खेत जोतने के लिए काम में लिया जाता था। इस वजह से देसी नस्लों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था कि देसी नस्ल का कोई बैल या सांड उत्पन्न किया जाए और इससे खेत जोता जाए या किसी और काम में उसको लिया जाए, सही है। उस समय क्या होता था, उस समय बैलों को काम में लिया जाता था। इस वजह से जो देसी नस्ल जो होती वो संरक्षित थी, देसी नस्लों पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। आजकल क्या होता है, आजकल खेती करने के लिए या खेत जोतने के लिए अलग अलग मशीनें आ गई, जैसे कि ट्रैक्टर, सही है, ट्रैक्टर आ गया। ऐसे कई साधन जो होते हैं वो खेत जोतने के लिए आ चुके हैं। इस वजह से क्या होता है, इन
ट्रैक्टर के आने की वजह से या कई जो कृषि यंत्र जो होते हैं उनके आने की वजह से देसी नस्ल के जो बैल हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि इनको अब काम में नहीं लिया जाता। सही है, इनको काम में नहीं लिया जाता। पहले के ज़माने में जब गाय भैंस पाली जाती थी तो उसमें गायों की अगर बात करें तो गाय थी, उनको दो तरीके से काम में लिया जाता था। पहला तरीका कि उनसे क्या होता था, एक तो दुग्ध उत्पादन लिया जाता था। सही है, उनसे उत्पादन करवाया जाता था, दुग्ध उत्पादन। दूसरी तरफ उनके जो बैल होते थे उनको खेत जोतने में काम में लिया जाता था। सही है, दो तरीके हो गए। इस वजह से उस समय के अंदर देसी गायों का ज़्यादा प्रचलन था, देसी गायों का उत्पादन ज़्यादा था। दोनों कामों की वजह से आजकल खेत में ट्रैक्टर चलने लगे। सही है, बैलों की कोई ज़रूरत नहीं रही। इस वजह से एक ही काम बचा है इनका, पशुपालन का सिर्फ एक ही काम बचा है, कौन सा? उत्पादन, अधिक से अधिक दूध उत्पादन करना, यही केवल एक काम बचा है। तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो विदेशी नस्ल की गाय जो होती है वो उत्पादन में ज़्यादा अच्छी होती है, किससे? देसी नस्ल की गायों से। इस वजह से भी उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी जो देसी नस्ल की गायें होती है उनके बजाय जो पशुपालक होता है या किसान होता है वो विदेशी नस्ल की गायों को ज़्यादा पाल रहा है, क्योंकि खेती वाला काम तो अब रहा नहीं कि ताकि बैल हो, बैल से खेती की जा सके, ऐसा टाइम तो अभी है नहीं। अभी ट्रैक्टरों से खेती होती है, मशीनों से खेती होती है। इस वजह से केवल एक ही काम बचा, कौन सा? उत्पादन। और उत्पादन के लिए बेहतर नस्ल कौन सी है? बेहतर नस्ल कौन सी है? विदेशी नस्ल। इसलिए धीरे धीरे जो देसी नस्ल की गायें होती है उनके ऊपर निर्भरता कम हो रही है और ये देसी नस्ल की गायें धीरे धीरे नष्ट हो रही है। एक दूसरा कारण क्या हो गया? कृषि में बदलाव होना। तीसरा, तकनीकी विकास। तकनीकी विकास, पहले के ज़माने में जब ये बस गाड़ी ये नहीं हुआ करती तो उस समय जो ट्रांसपोर्ट का काम, परिवहन का काम किया जाता था, परिवहन का काम वो किससे किया जाता था? वो बैलों से किया जाता था। किससे किया जाता था? बैलों से किया जाता था उस समय। लेकिन आज गाड़ियाँ बन गई है। सही है, बसें बन गई है, परिवहन के लिए अलग अलग साधन बन गए हैं, जैसे कि ट्रक जो होते हैं वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पहले के ज़माने में जो बैल होते थे उनसे ही परिवहन का काम करवाया जाता था, या इसके लिए कोई भी भार वहन करने का काम, किसी भी बड़ी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम पहले के ज़माने में बैल किया करते थे। आज के ज़माने में अलग अलग साधन आ गए हैं। इस वजह से भी क्या होता है, धीरे धीरे तकनीकी विकास होने की वजह से भी देसी नस्ल की गायों के ऊपर या देसी नस्ल के ऊपर धीरे धीरे निर्भरता घटी है, जिस वजह से भी देसी नस्ल की गोवंश में कमी आई है। अगला कारण हो सकता है इसका, अगला कारण क्या हो सकता है? अर्थव्यवस्था में बदलाव। अर्थव्यवस्था में बदलाव, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि अधिक से अधिक पैसा बनाना। सही है, तो आजकल जो पशु पालने का काम होता है वो एक उत्पादन के तौर पे आप देख सकते हैं, अपन एक अर्थव्यवस्था के रूप में उसको देखते हैं। जब पशुपालन अगर कोई करता है, कोई पशुपालक पशुओं का पालन करता है, दूध उत्पादन के लिए करता है, मतलब अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए करता है। किसके लिए? अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए करता है। और जाहिर सी बात है, मुनाफा कमाएगा तो किससे कमाएगा? वो अधिक उत्पादन से कमाएगा। और अधिक उत्पादन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको देसी गायों को छोड़कर विदेशी नस्ल की जो गायें हैं उनके ऊपर अपनी निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है, मतलब हर कोई अगर पशु का पालन करता है तो वो ये सोचता है कि उसके पास उस पशु की वजह से अधिक पैसा आए, अधिक उसकी आर्थिक स्थिति अधिक से अधिक मजबूत हो। इस वजह से भी जो देसी गायों की जो नस्ल है वो धीरे धीरे विलुप्त होती गई। अगला कारण क्या हो सकता है इसका? अगला कारण है आपदाएं। कई प्रकार की आपदाएं हो सकती है, जैसे कि सूखा पड़ना या अकाल, अकाल की वजह से या बाढ़ की वजह से, बाढ़ की वजह से। इसके अलावा ऐसे कई कारण हैं, जैसे कि सूखा, अकाल, बाढ़, इनकी वजह से भी जो देसी नस्ल की जो गायें हैं उनका ह्रास हुआ है। इनकी वजह से भी देसी गायों की नस्ल का ह्रास हुआ है, ह्रास देखा गया।
तो ये कारण थे 5 प्रकार के कारण जिनकी वजह से भारत के अंदर या अपन कह सकते हैं राजस्थान के अंदर जो देसी नस्ल की गायें हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होती गई। सबसे पहला विदेशी नस्लों पर अधिक जोर देना, कृषि में बदलाव करना, तकनीकी विकास धीरे धीरे होना, अर्थव्यवस्था में बदलाव होना और आपदाएं। नेक्स्ट अपन देखते हैं देसी नस्लों को संरक्षित करना। इनको संरक्षित करना भी जरूरी है। देसी नस्ल की जो गायें होती है या देसी नस्ल जो है वो अपने इंडिया के हिसाब से रहने लायक होती है। अपने इंडिया में जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसके हिसाब से रहने में ज़्यादा सक्षम होती है। तो इनको बचा के रखना भी एक तरह से ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह जो विदेशी नस्ल की गायें होती है वो हर जगह रह नहीं सकती है। सही है, जैसे कि अधिक गर्मी होती है तो वहाँ पे वो नहीं रह सकती, अधिक अगर सूखा पड़ता है तो वहाँ पे भी वो नहीं रह सकती, रोग प्रतिरोधक उन्हें क्षमता कम होती है। तो इस वजह से भी ये सब सारी चीज़ें जो होती है देसी नस्ल की गायों में पाई जाती है, जिस वजह से उनका संरक्षण जरूरी होता है। आप संरक्षित करने के कई तरीके हैं वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 तरीके अपन देखेंगे संरक्षित करने के। देसी नस्लों को संरक्षित करना। देसी नस्लों को संरक्षित करने के 2 तरीके हैं। एक तो होता है इसमें इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन। दूसरा होता है इसमें एक्स सिटू कंजर्वेशन। दूसरा होता है इसमें एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन, इसके अंदर क्या होता है, इन सिटू कंजर्वेशन में जब पशु पाले जाते हैं, देसी गायों की नस्लों को किसान जो होता है या अपन कह सकते हैं पशुपालक जो होता है उसी के घर में ही इनको पाला जाता है, इनकी नस्लों को बढ़ाया जाता है। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही नस्ल को या अपन कह सकते हैं देसी नस्ल को आगे से आगे इनको बढ़ाया जाता है। मतलब अपन कह सकते हैं इन सिटू कंजर्वेशन की मतलब जहाँ पे जो है वहीं पे उसका उत्पादन करना। जहाँ पे है, जैसे कि पशु कहाँ पलते हैं, पशुपालक के घर पे पलते हैं या पशुशाला के अंदर पलते हैं, तो वहीं पे देसी नस्ल की गायों का प्रोडक्शन बढ़ाना। जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब अपन क्रॉस करवाते हैं तो देसी नस्ल का क्रॉस देसी नस्ल से ही करवाएं। सही है, उसके बाद जो संतति उत्पन्न होती है उसका भी क्रॉस अपन देसी नस्ल की गायों से ही करवाएं या देसी नस्ल के सांड से करवाएं। तो ऐसा है जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो कंजर्वेशन है ये चलता है, इसको बोला जाता है इन सिटू कंजर्वेशन। दूसरा होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी कि किसी भी जीन को, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है वो एक जेनेटिक कंजर्वेशन है। क्या है, एक प्रकार का जेनेटिक कंजर्वेशन। जेनेटिक कंजर्वेशन, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जेनेटिक्स जो होती है यानी कि इसके जीन जो होते हैं उनको एक जगह स्टोर किया जाता है। स्टोर कहाँ किया जाता है, जैसे कि लैब में। अपन बात करते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन में, जैसे कि देसी नस्ल के जो बैल होते हैं या सांड होते हैं उनके जो सीमन है उसको एक जगह स्टोर कर लिया जाए, बर्फ के अंदर उनको स्टोर कर दिया जाए। तो ये क्या कहलाता है, मतलब किसी एक निश्चित जगह के ऊपर उनको संरक्षित करना क्या कहलाता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो ये 2 प्रकार की देसी नस्लों के संरक्षण के 2 तरीके हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन। इसमें बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।